नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन थर्ड पेपर, और हम हमारी इकाई 4 समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो आरटी की धारा है उसके अंतर्गत शिक्षा का जो नियम बताए रखे हैं कि शिक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। उसके संदर्भ में हम लोग सभी बच्चों के शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा के लाभ, मतलब कि सभी को जो समान रूप से शिक्षा दी जा रही है, जो नियम बताए गए हैं उसमें समावेशी शिक्षा के क्या लाभ बताए गए हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या वो सभी के लिए सही है। तो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत बहुत से लाभ है। यहाँ पर आकर जो ये हम बात कर सकते हैं कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। सभी विद्यार्थी हैं वो अपने आप को किसी भी हीन दृष्टि से या अक्षम दृष्टि से नहीं देखेंगे, और जो शिक्षा है वो पूरी व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकेगी इस समावेशी शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि विशिष्ट, हम लोग विशिष्ट की बात कर रहे हैं तो विशिष्ट और सामान्य दोनों विद्यालयों की स्थापना करना, वहाँ पर अध्यापक लगाना, और एक समावेशी विद्यालय के अंतर्गत दोनों को मिला के जितना खर्चा होगा वहाँ पर एक ही विद्यालय पर खर्च करना होगा, यहाँ पर दोनों विद्यालयों पर खर्च करना पड़ेगा। तो दिखती बात है जहाँ पर एक विद्यालय में खर्च करना होगा तो वहाँ पर सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा सकेगी। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं शिक्षा हेतु। आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है, यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और इसे राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से पूर्ण किया जाता है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा दी जा रही है। दिखती बात है जो सरकार है जो समावेशी सामान्य विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ा रही है, तो वहाँ पर जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो भी नवीन अपनाई जाएगी। पाठ्यक्रम है वो भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। उचित शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सारी इंस्ट्रूमेंट जो संसाधन है वो उनकी सारी व्यवस्था होगी। लेकिन इसके अंतर्गत एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो राज्य सरकार है वो भी अपनी भूमिका निभाए। परिवार के जो सदस्य यानी अभिभावकों की यहाँ बात की जा रही है तो वो भी आगे बढ़कर आएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को जब पढ़ने भेजेंगे तभी जो शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। और समुदाय यानी समाज भी है अपनी भूमिका निभाएगा, तभी ये शिक्षा व्यवस्था है वो सही रूप से अपना कार्य कर पाएगी। अगला है 6 से 14 वर्ष तक की आयु, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को अपने पड़ोस के विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सरकार द्वारा जब इस अधिकार के संदर्भ में ये विद्यार्थियों के लिए लाभ है कि वो आस पड़ोस के किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं और उनका जो प्रवेश है वो निःशुल्क रहेगा तथा उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और 6 से 14 वर्ष तक की आयु इसमें निश्चित की गई है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क विद्यालय गणवेश शुल्क विद्यालय गणवेश यूनिफॉर्म विद्यालय गणवेश पाठ्य पुस्तकें मध्य भोजन तथा परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखो अगला लाभ ये बताया गया है इस अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कि जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब कोई बिल यानी कि जो हम लोग रसीद देते हैं उसके आधार पर, या फिर अप्रत्यक्ष यानी कि उन्हें बिना किसी प्रूफ के कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही विद्यालय गणवेश का कोई पैसा लिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक है वो भी उन्हें निःशुल्क दी जाएगी, जो मिड डे मील की व्यवस्था होती है वो भी उनके लिए होती है और जो विद्यार्थी बहुत दूर से आते हैं उनके लिए परिवहन शुल्क की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखने की है कि प्राथमिक विद्यालय सरकार ने बहुत सारे खोल दिए, मतलब कि विद्यार्थियों को दूर दराज से नहीं आना पड़े, इसीलिए सभी जगह विद्यालय खोल दिए गए। लेकिन हो सकता है कहीं पर सुविधाओं की कमी के कारण जो विद्यालय नहीं खोले गए होंगे तो वहां पर परिवहन शुल्क देने के लिए भी सरकार तैयार है। तो इस प्रकार से ये लाभ प्रदान करती है। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून सन 2009 को पारित हुआ। भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये जो कानून है वो सन 2009 में पारित हुआ तथा भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण के रूप में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य विधेयक में केंद्र एवं राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्ट निर्देश हैं। मतलब कि
ये अगर हम देखें तो जो ये विधेयक बनाया गया है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना वहन करेगी उससे संबंधित सभी उत्तरदायित्व उसमें बताए गए हैं। साथ ही इस बारे में विद्यालय समाज और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए यह भी निर्धारित किया गया है। इन निर्देशों को विधेयक के 7 अध्यायों और 38 खंडों में बांटा गया है। समझेंगे, देखो 2009 में ये पारित हुआ था। इसमें केंद्र राज्य सरकार के उत्तरदायित्व दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालय, समाज और अभिभावक, अगर हम विद्यालय की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन विद्यालय के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी प्रधानाचार्य है वो इन विद्यार्थियों को प्रवेश से मना नहीं कर सकता है। यदि अगर प्रवेश से मना किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है या फिर शिक्षक है वो किसी भी प्रकार का प्रवेश से संबंधित कोई परीक्षा नहीं लेंगे। अगर कोई प्रवेश से संबंधित परीक्षा ली जाती है तो उनके लिए कानूनी दंड का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद समाज है वो अपनी भूमिका निभाएंगे। किस प्रकार से कि समाज है वो इन सामान्य और विशिष्ट बालकों के साथ में पढ़ने से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि समाज का एक जो बड़ा अंग होता है, समाज एक बड़ा रूप है जो कि विद्यालय को एक तरह से सपोर्ट देता है कि विद्यालय है वो आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। एक प्राथमिक विद्यालय या हम प्री प्राइमरी स्कूल खोलने के बाद वो विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक बनता है, तो ये सारा सपोर्ट है वो समाज का ही होता है। यदि समाज अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तब तक वो विद्यालय आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि समाज से जुड़े जो बातचीत होती है, क्योंकि विद्यार्थी वो समाज का अंग, समाज से आ रहा है, तो समाज की बात, रीति रिवाज उस बालक का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तब अगर हम सुनने में आता है कि ये बालक है, ये इस पद पर आज मतलब इस पद पर कार्यरत है, तो ये बालक इस विद्यालय में पढ़ा हो तो उस विद्यालय का बहुत ही नाम रोशन होता है। ठीक है, तो समाज है वो ये सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व रहता है, और समाज है वो अपनी भूमिका निभाएगा, तभी वो विद्यालय वो आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए समाज से संबंधित बहुत सारे कर्तव्य दिए गए। फिर बात आती है अभिभावक सामान्य बालकों के अभिभावक कहें या विशेष या अक्षम या विकलांगता से ग्रसित विद्यार्थियों के अभिभावकों की बात हम करें तो सामान्य बालकों के जो अभिभावक हैं वो अपने बालकों को इन विशिष्ट विद्यार्थियों के साथ पढ़ने का अवसर देंगे, तभी ये जो हमारा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। और फिर विशिष्ट बालकों के जो माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि सामान्य बालक है, इन्हें परेशान करेंगे, हमारा बालक है वो नहीं पढ़ पाएगा, या फिर किसी भी प्रकार से वो मानसिक या शारीरिक रूप से उन्हें परेशान करेंगे, इसीलिए वो इन्हें विद्यालय नहीं भेजते हैं। तो अभिभावक है वो भी जो विशिष्ट बालकों के अभिभावक है वो भी अपना सपोर्ट दें, और इन विद्यालयों के अंतर्गत बालकों को जो विद्यालय भेजेंगे तो उससे संबंधित बहुत सारे जो उत्तरदायित्व बताए गए हैं अभिभावकों से संबंधित उनको वो पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं या भूमिका निभाने के बारे में इस अधिकार के अंतर्गत बताया गया है। अब लिखिए अपना गृहकार्य प्रश्न। गृहकार्य प्रश्न में लिखें आप, शिक्षा के अधिकार
इस संदर्भ में सभी बच्चों के लिए शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा के लाभ का वर्णन करें। तो संबंधित जानकारी आपको दोहरानकारी के रूप में मैंने दी है, उसी को आप अपने उत्तर के अंतर्गत लिख कर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।